हमारे भारत देश की सुरक्षा में 3 विंग्स तैनात रहते हैं। उन तीनों विंग्स का एक खास दिवस हम मनाते हैं। हर वर्ष 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस मनाते हैं। इसके पीछे का कारण है हमारे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जिन्होंने इसी दिन भारतीय थल सेना के अध्यक्ष पद को स्वीकार करके नए थल सेना की नींव डाली। उसी तरह 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। यह दिन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य की सहायक रूप में भारतीय वायुसेना को स्थापित किया गया था। 1947 ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त कर रॉयल शब्द हटाकर रॉयल इंडियन एयरफोर्स से इंडियन एयरफोर्स बना। इसी तरह 4 दिसंबर को हम भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। इस दिन को आखिर क्यों चुना गया, जबकि स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 है। थल सेना दिवस और वायुसेना दिवस उनके जन्म के दिन मनाते, किंतु नौसेना दिवस हम भारतीय उनके जन्मदिन नहीं बल्कि कर्म दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 दिसंबर के दिन हमारी नौसेना ने एक बड़े नेवल मिशन को अंजाम दिया, जिसमें भारतीय नौसेना की जहाज ने पाकिस्तान में घुसकर उनके नौसेना को धूल चटाया। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ट्रिडेंट। आखिर क्या था ऑपरेशन ट्रिडेंट और उसे एग्जीक्यूट करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपके ज्ञान कोश में इस विषय पर वृद्धि लाने के लिए हम आपको ले चलते हैं वर्ष 1971 में। उस वक्त भारतीय सरकार के सामने करोड़ों बांग्लादेशी या उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थी की समस्या थी। पश्चिम पाकिस्तानी फौज का बंगालियों पर अत्याचार और भारतीय सैनिकों पर पूर्व पाकिस्तान के सीमा इलाकों से हमले ने भारतीय सरकार को मजबूर किया युद्ध का आगाज करने में। 20-21 नवंबर 1971 भारतीय सेना के 14 बटालियन पंजाब रेजिमेंट और 45 कैवेलरी के सी स्क्वाड्रन ने पूर्व पाकिस्तान के गरीबपुर में पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया। इस युद्ध में भारतीय सेना को बड़ी सफलता मिली। करीब 300 पाकिस्तानी सैनिक घायल या फिर मारे गए। उनके 10 टैंक नष्ट हुए और 3 टैंक जब्त कर लिए गए। उसी के अगले दिन पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पर आक्रमण किया। पश्चिम बंगाल में स्थित बोयरा पर पाकिस्तान के 3 सबर जेट्स ने हवाई हमला किया, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना 4 फॉरलैंड नेट ने काउंटर अटैक किया। इसमें भारतीय पायलट्स को बड़ी सफलता मिली। बिना किसी कैजुअलिटी के भारतीय पायलट ने 2 सबर जेट्स नष्ट किए। साथ ही साथ पाकिस्तानी पायलट परवेज मेहंदी कुरैशी और खालिद अहमद को युद्ध बंधक भी बनाया। इस घटना के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने आपातकालीन की घोषणा कर दी। इससे भारतीय खुफिया विभाग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को आभास हुआ कि पाकिस्तान बहुत जल्द भारत पर आक्रमण करेगा। RNAW का अनुमान सच बनकर तब सामने आया जब उन्हीं का एक जासूस राष्ट्रपति याहिया खान के दफ्तर से एक डॉक्यूमेंट मिला, जिसमें पता चला कि पाकिस्तानी वायुसेना बड़े स्केल में भारत पर हमला करेगा। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को याहिया खान की ऑफिस से दिल्ली में RNAW हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाया गया। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी वायुसेना ने ऑपरेशन जंगेज खान लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने भारत के 11 हवाई क्षेत्रों पर आक्रमण किया। अमृतसर, अंबाला, आगरा, अवंतीपुर, बीकानेर, हलवारा, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, भूज, श्रीनगर और उत्तर लाई पर हमला किया। अच्छी बात यह थी कि नुकसान कुछ खास न हुआ। जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई जल्द ही पूर्ण हुई। बदले में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 8 हवाई क्षेत्र पर आक्रमण किया। मुरीद, मियावाली, सारगोधा, चंधार, रिसालेवाला, रफीकी और मंसरूर पर हवाई हमला किया। इन सभी घटनाओं से भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध की शुरुआत हुई। इसी के अगली रात यानी 4 दिसंबर 1971 की रात में भारत ने युद्ध को जल के स्तर पर भी लाने का काम किया। भारतीय नौसेना के जहाज ने कराची पोर्ट से 17 मील दक्षिण पर भारी आक्रमण किया। कराची पोर्ट न सिर्फ समुद्री व्यापार केंद्र बल्कि पाकिस्तानी नौसेना का मुख्यालय भी था, तो जाहिर सी बात है कि पूरे कराची की सुरक्षा व्यवस्था पाकिस्तान हाई कमांड के नियंत्रण में होगा। आखिर कैसे भारतीय नौसेना कराची पर मिशन को एग्जीक्यूट करेगा? क्या तैयारी होगी उनकी? क्या परिणाम होगा इस मिशन का? जानने के लिए देखिए हमारे इस वीडियो ऑपरेशन ट्रिडेंट को।
ऑपरेशन ट्रिडेंट की तैयारी 2 महीने पहले से शुरू हो गई थी। उन दिनों पूर्व पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा था और ऐसी स्थिति में भारतीय खुफिया विभाग को पता था कि अपनी जनता का गृह युद्ध से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तानी फौज भारत पर आक्रमण करेगा। ऐसी स्थिति में भारतीय नौसेना ने RNAW को एक कोवर्ट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने को कहा, जिसमें उन्हें कराची पोर्ट की तस्वीरें लाना था। साथ ही साथ पोर्ट के सिक्योरिटी का पता भी लगाना था और कराची पोर्ट में सारे इक्विपमेंट्स और वेपन्स की जानकारी एकत्र करके लाना था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें कराची पोर्ट में नए इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होने की जानकारी मिली थी। RNAW एजेंट्स ने बखूबी इस कोवर्ट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया। इस कोवर्ट ऑपरेशन को कब और कैसे RNAW एजेंट्स ने एग्जीक्यूट किया, इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसे आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन एवं आई बटन में उपलब्ध है। इस कोवर्ट ऑपरेशन के साथ साथ एक और प्लस पॉइंट भारतीय नौसेना के पास था और वो प्लस पॉइंट थे हमारे उस वक्त के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ SM नंदा। एडमिरल सरदारी लाल मथुरादास नंदा ने अपने नेवल करियर की शुरुआत सन 1941 कराची पोर्ट से ही की। कराची पोर्ट का लेआउट उन्हें अच्छे से मालूम था। उन दिनों में अपने नौसैनिक ठिकानों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय नौसेना ने सोवियत यूनियन से मिसाइल बोट मंगवाई थी और मिसाइल बोट और हथियार का इस्तेमाल करने के लिए भारतीय नौसेना ने प्रशिक्षण को महत्व दिया। कैप्टन KK नायर के नेतृत्व में भारतीय नौसैनिक के अधिकारी दल को सोवियत यूनियन भेजा गया इन मिसाइल बोट के प्रशिक्षण के लिए। USSR में हमारे नेवल ऑफिसर्स ने अच्छे से प्रशिक्षण लिया और वहां की भाषा पर भी अच्छी पकड़ बना ली। 23 नवंबर 1971 पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह्या खान ने आपातकालीन की घोषणा की, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल बन गया। कराची से नजदीक ओखा था, जिसकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी था। भारतीय नौसेना ने ओखा की सुरक्षा के लिए 3 विद्युत क्लास मिसाइल बोट तैनात किए थे। ओखा उन दिनों भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा भारतीय हवाई क्षेत्र पर हुए हमले ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान भारत से युद्ध करना चाहता था। दिल्ली में स्थित भारतीय नौसेना मुख्यालय ने वेस्टर्न नेवल कमांड के साथ कराची पोर्ट पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इन मिशन के लिए INS निपाती, INS निर्घाट और INS वीर को 4 सोवियत SSN-2B स्टाई सरफेस टू सरफेस मिसाइल के साथ तैनात किया गया। इस मिशन की रेंज 74 किलोमीटर तक की है। इसी के साथ अरनाला क्लास एंटी सबमरीन कोवर्टर्स, जिसमें INS किल्तान, INS कचाल और फ्लीट टैंकर INS पोशाक को तैयार किया गया था। इन सभी ग्रुप को कमांड करने की जिम्मेदारी कमांडर बबरू भान यादव को मिली, जो उस वक्त 25th मिसाइल बोट स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। 4 दिसंबर योजना के अनुसार भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक ग्रुप कराची कोस्ट से 460 किलोमीटर दूर दक्षिण में पहुंच गया। वैसे वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तानी वायुसेना की थी। पाकिस्तानी वायुसेना सीमा की सुरक्षा दिन में करता, क्योंकि रात के समय बॉम्बिंग करने की क्षमता उनके पास न थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना की स्ट्राइक ग्रुप ने रात का समय चुना। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात 10:30 भारतीय टास्क ग्रुप कराची के दक्षिण हिस्से की तरफ 330 किलोमीटर आगे बढ़ा। बहुत जल्द पाकिस्तानी ठिकानों को उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व से 70 किलोमीटर दूरी पर भारतीय वॉरशिप का पता लग गया। उस वक्त पाकिस्तानी बैटर क्लास डिस्ट्रॉयर PNS खैबर कराची के दक्षिण पश्चिम पर तैनात था। PNS खैबर वही जहाज था जिसने सन 1965 युद्ध में भारत के द्वारका नौसेना ठिकाने पर हमला किया था। INS निर्घाट उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ा। भारतीय जहाज आगमन की खबर पाते PNS खैबर ने अपनी गति बढ़ाई। रात 10:40 PNS खैबर INS निर्घाट के रेंज में जैसे ही आया कि INS निर्घाट ने PNS खैबर की तरफ अपना पहला मिसाइल दाग दिया। PNS खैबर ने एंटी एयरक्राफ्ट गन चलाया, परंतु इसका असर कुछ खास न पड़ा। भारतीय मिसाइल PNS खैबर के दाएं हिस्से पर लगी। इसी से PNS खैबर के बॉयलर रूम 1 में बड़ा धमाका हुआ। PNS खैबर ने अपना संचालक क्षमता खो दिया और पूरा जहाज धुआं धुआं हो गया। पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर्स की तरफ से सिग्नल भेजा गया, जिसमें कहा गया, एनिमी एयरक्राफ्ट अटैक्ड इन पोजीशन O20 FF20 नंबर 1 बॉयलर हिट, शिप स्टॉप्ड। विस्फोट से हुई अराजकता की वजह से सिग्नल हेडक्वार्टर्स तक ठीक से न पहुंच पाया और इसी वजह से बचाव दल को पहुंचने में ज्यादा देरी हो गई।
आईएनएस निर्घाट ने पीएनएस खैबर पर दूसरा मिसाइल दाग दिया, जिसमें बॉयलर रूम नंबर 2 भी नष्ट हो गया। पीएनएस खैबर इस भारी नुकसान को सह न सका और अरब सागर में जल समाधि ले ली। इस हमले में पाकिस्तान के करीब 222 नौसैनिक मारे गए। रात 11 बजे कराची उत्तर पश्चिम में 2 टारगेट्स की पुष्टि के बाद आईएनएस निपाट ने 2 मिसाइल दागा, एक कार्गो वेसल एमवी विनस चैलेंजर तो दूसरा पीएनएस शाहजहां सी क्लास डिस्ट्रॉयर। कार्गो वेसल्स एमवी विनस चैलेंजर को भारी नुकसान पहुंचा और कुछ ही देर में जल समाधि ले ली। रही बात पीएनएस शाहजहां की, तो मिसाइल हिट होने की वजह से काफी नुकसान पहुंचा। रात 11:20 आईएनएस वीर ने पीएनएस मुहाफिज पर मिसाइल से हमला किया। मिसाइल पीएनएस मुहाफिज के बाएं तरफ लगा। पीएनएस मुहाफिज ने हेडक्वार्टर्स में सिग्नल भेजने से पहले ही जल समाधि ले ली। पीएनएस मुहाफिज के डूबने से 33 पाकिस्तानी नौसैनिक मारे गए। उसी समय आईएनएस निपाट ने कराची की तरफ अपनी कूच जारी रखी और केमारी ऑयल स्टोरेज टैंक्स को अपना निशाना बनाया, जो कराची हार्बर के दक्षिणी हिस्से से 26 किलोमीटर दूर था। केमारी ऑयल स्टोरेज पर 2 मिसाइल दागे, जिसमें पहले मिसाइल से निशाना सही नहीं लगा, लेकिन दूसरे मिसाइल ने अपना निशाना सही लगाया और ऑयल स्टोरेज को काफी हद तक नष्ट किया। इस भारी हमले से पाकिस्तान को ईंधन की कमी हो गई। मिशन पूरा हुआ और बिना समय बर्बाद किए टास्क फोर्स भारतीय बंदरगाहों की तरफ लौटने में कामयाब हो गया। कुछ समय बाद पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर्स ने पीएनएस खैबर के बचे लोगों को निकालने के लिए गश्ती जहाजों पर बचाव दल तैनात किए। चूंकि पीएनएस मुहाफिज सिग्नल भेजने से पहले जल समाधि ले चुका था, पाकिस्तानियों को केवल बचे हुए लोगों से पता चला, जिन्हें तब बचाया गया जब एक गश्ती जहाज के जलते हुए फ्लोटसेम की ओर बढ़ा। 4 दिसंबर 1971 की रात ऑपरेशन ट्रिडेंट से भारतीय नौसेना को भारी सफलता मिली, लेकिन मिशन अभी भी पूरा न हुआ। पाकिस्तानी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज चालू थे और इसीलिए भारतीय नौसेना ने दूसरे ऑपरेशन को लॉन्च करने की तैयारी की। ऑपरेशन ट्रिडेंट के अगले दिन पाकिस्तानी वायुसेना ने ओखा पोर्ट पर एयर स्ट्राइक किया। उनका टारगेट वेपन्स, एम्यूनेशन, फ्यूलिंग फैसिलिटीज था, जबकि भारतीय नौसेना को इस बात का पता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट जरूर करेगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही हथियार और ईंधन का ठिकाना बदल दिया था। हालांकि भारतीय ईंधन सुविधाओं पर थोड़ा नुकसान जरूर हुआ और इसी वजह से उन्होंने अपने अगले मिशन को पीछे कर दिया। 8-9 दिसंबर 1971 भारत ने कराची पोर्ट पर हमला करने के लिए दूसरे मिशन को एग्जीक्यूट करने का फैसला किया, जिसका कोड नेम रखा गया ऑपरेशन पाइथन। 8 दिसंबर 1971 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम अनुसार रात 10 बजे स्ट्राइक ग्रुप आईएनएस विनाश, आईएनएस तलवार और आईएनएस त्रिशूल के साथ स्टिक्स मिसाइल के साथ लैस होकर कराची पोर्ट की तरफ कूच किया। कुछ ही देर में स्ट्राइक ग्रुप कराची पोर्ट के दक्षिण हिस्से मनोरा पहुंच चुका था। भारतीय वायुसेना के वाइस एडमिरल हीरानंदानी ने अपने किताब ट्रांजिशन टू ट्रायम्फ में उस रात के विषय का वर्णन किया, जिसमें बताया कि जब टास्क फोर्स कराची के पास पहुंचा तो आईएनएस त्रिशूल के इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से पता चला कि वहां रडार ने घूमना बंद कर दिया था और सीधे समूह पर निर्देशित किया गया था, जिससे पुष्टि हुई कि यह किया गया था। लगभग 11 बजे टास्क ग्रुप ने शिप के समूह को डिटेक्ट किया। आईएनएस विनाश ने एक साथ 4 मिसाइल्स दागे। उन 4 में से एक केमारी फ्यूल टैंक पर लगा, जिससे भारी धमाका हुआ। दूसरा पनामा के फ्यूल टैंकर एसएस गल्फ स्टार को टक्कर दी और इससे जहाज डूब गया। तीसरा और चौथा मिसाइल पीएनएस ढाका और ब्रिटिश व्यापारी जहाज हरमटन को लगा। पीएनएस ढाका पूरी तरह से बर्बाद हुआ और हरमटन ने आगे बढ़ने की क्षमता खो दी और वहीं जल समाधि ले ली। आईएनएस विनाश के सारे मिसाइल्स खत्म हो गए, इसीलिए उन्हें तुरंत भारतीय नौसेना ठिकानों पर वापस लौटने का हुक्म मिला। ऑपरेशन ट्रिडेंट और ऑपरेशन पाइथन के बीच भारतीय वायुसेना ने भी कराची पोर्ट पर आक्रमण किया और अपना ज्यादा से ज्यादा निशाना फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को बनाया। अगर बात करें ऑपरेशन ट्रिडेंट, ऑपरेशन पाइथन और वायुसेना द्वारा किए गए कराची पोर्ट पर हमले की, तो फ्यूल स्टोरेज पर 50% से अधिक नुकसान हुआ। इस नुकसान की वजह से पाकिस्तानी नौसेना का मनोबल तो टूटा ही, साथ ही साथ फ्यूल की कमी पड़ने से सारे ऑपरेशनल इवेंट्स को रद्द कर दिया गया। अगर इन नुकसानों को आंकड़ों में अच्छे से समझें तो फ्यूल स्टोरेज के नुकसान की कीमत करीब $3 बिलियन की थी और अगर बात करें आर्म्स एंड एम्यूनेशन के नुकसान की तो कीमत अरबों डॉलर से अधिक थी।
पाकिस्तान हाई कमांड के ऑर्डर पर पाकिस्तानी नौसेना के पेट्रोलिंग जहाज को कुछ दिनों के लिए सीमा इलाकों पर गश्त लगाने के लिए मना कर दिया गया था। इस ऑपरेशन की सफलता ने भारतीय नौसेना की पकड़ अरबी सागर पर मजबूत कर ली। कराची पोर्ट में नुकसान बड़ा था। इस बात का अंदाजा लगाकर कि फ्यूल स्टोरेज पर हुए धमाके की लपटें 60 मील तक दिखाई दे रही थी। करीब 7 दिनों तक धुआं धुआं रहा कराची पोर्ट। धुआं इतना था कि 7 दिनों तक सूरज की किरणें कराची पोर्ट पर दिखाई न दी। अगर बात करें ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की, तो उसका श्रेय पूर्ण रूप से हमारे नौसैनिकों के परिश्रम और साहस को जाता है। इस मिशन की सफलता में कैप्टन गुलाब मोहन लाल हीरानंदानी को नौसेना मेडल मिला। उन्होंने ऑपरेशन को डिजाइन किया था। इस ऑपरेशन के स्ट्राइक ग्रुप कमांडर रहे कमांडर बाबरू भान यादव को महावीर चक्र मिला। आईएनएस निपाट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर बहादुर नरीमन, आईएनएस निर्घाट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रजीत शर्मा, आईएनएस वीर के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर एमओ थोमाचन और लेफ्टिनेंट कमांडर ओम प्रकाश मेहता को वीर चक्र मिला। आईएनएस निर्घाट के मास्टर चीफ एमएन संगल को भी वीर चक्र मिला। आईएनएस वीर के इंजीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट फूल कुमार पुरी को नौसेना मेडल मिला। बात करें ऑपरेशन पाइथन में काम कर चुके अफसरों के सम्मान की, तो आईएनएस विनाश के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर विजय जेरात को वीर चक्र मेडल मिला। पाकिस्तान की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे रेयर एडमिरल पैट्रिक सिम्पसन को सितारा ए जुरात मेडल मिला। दोस्तों, तब आपको स्पष्ट रूप से इस प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा कि क्यों हम 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। हमारे भारतीय नौसैनिकों की वीरता ने भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारत को जीत दिलाने में महत्व की भूमिका अदा की। तो दोस्तों, यह कहानी थी भारतीय नौसेना के 2 हैरत अंगेज मिशन, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन की। मिलते हैं अगले वीडियो में सत्य, साहस और ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।